हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आपने बच्चों पुराने ज़माने का रेडियो सेट देखा होगा, आई गेस। और उसमें मुझे तो याद है कि एक फाइन ट्यूनिंग का बटन आता था। अब होता क्या है कि क्योंकि आजकल तो आप लोग एफएम सुनते हो, पहले के ज़माने में एफएम जैसे जिसको हम एफएम बोलते हैं आज, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसका फुल फॉर्म होता है। और पहले के ज़माने में सारा ब्रॉडकास्ट रेडियो का एएम पे होता था, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये एक टेक्निक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करने की और उसे एम्पलीफाई करने की। तो इस पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, पर आप इस बात को सोचिए कि आज भी अगर आप एएम सुनना चाहेंगे तो आपके रेडियो सेट में एएम का ऑप्शन होता है, और कभी अगर आप उसे लगाकर सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा विविध भारती या दूरदर्शन के ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स। तो वो सुनने के लिए हमें एएम लगाना पड़ेगा। और एएम और एफएम में थोड़ा फ़र्क ये है कि एफएम में जो प्रैक्टिकल फ़र्क ये है कि एफएम आपको सुनने में थोड़ा नॉइस फ्री दिखेगा, क्लियर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, सुनाई देगा। और एएम आपको थोड़ा नॉइसी दिखेगा, थोड़ा उसमें डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आवाज़ें आएंगी इधर उधर की। पर रेडियो सेट जिनमें फाइन ट्यूनिंग का बटन होता है, उस फाइन ट्यूनिंग के बटन से हम एएम जो थोड़ा नॉइसी होता है उसको और क्लियर कर सकते हैं, आवाज़ों को एकदम साफ साफ सुन सकते हैं। और वो फाइन ट्यूनिंग की चर्चा मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फाइन ट्यूनिंग का बटन को यूज़ करके हम एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में ये रेजोनेंस कर्व देखा था, और आपको अच्छे से याद होगा कि ये रेजोनेंस कर्व जो है ये आई नॉट यानी करंट का पीक वैल्यू और ओमेगा यानी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ होता है। और ये ग्राफ में हमने जिस चीज़ की चर्चा वहाँ नहीं की थी डिटेल में, वो चर्चा आज हम करेंगे। हमने चर्चा बैंड विड्थ की नहीं करी थी। हमने ये बात की थी कि ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं बी और सी, जो हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स पे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस प्लस माइनस 45 डिग्री होता है। ठीक है। सी पॉइंट पर, सी हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पर जो है वोल्टेज करंट से आगे होता है 45 डिग्री, और बी पॉइंट पर करंट आगे होता है वोल्टेज से 45 डिग्री। और यहाँ पर जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स होता है, ये हमने देखा था। और यहाँ पर जो Z होता है इम्पिडेंस, वो होता था √2 टाइम्स ऑफ R, बी और सी पर। ठीक है बच्चों। तो ऐसा ऑब्वियसली दो पॉइंट्स आएंगे क्योंकि ये लाइन कर्व को दो जगह कट कर रही है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, हमने माना कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हाई और ओमेगा लो है, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ये कहलाता है बैंड विड्थ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश में, इंडिया में एफएम के ब्रॉडकास्टिंग की बैंडविड्थ जो भारत सरकार ने डिसाइड की हुई है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पे की हुई है। यानी अगर आपको कोई रेडियो चैनल अपना स्टार्ट करना है तो आपको जो अलॉट की जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से फ्रीक्वेंसी, वो आपको अलॉट की जाएगी इस बैंड के बीच में 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ये बैंडविड्थ है। ठीक है। और ये बैंडविड्थ जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि होता क्या है कि ये थोड़ी टेक्निकल बात है। ये आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस लेते हो तब आपको ये सिखाई जाएगी कि जब सिग्नल रिसीव होता है तो अगर उसकी पावर हाफ रह जाती है या उससे कम रह जाती है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो सिग्नल हमारे लिए यूज़फुल है वो इस हाफ पावर पॉइंट्स के बीच वाला सिग्नल ही यूज़फुल होता है, ये बैंडविड्थ वाला। ठीक है ना बच्चों। तो ये थोड़ी टेक्निकल बात है, इस पे आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, पर मैं आपको इसका जस्ट एक सिग्निफिकेंस बता रहा था बैंडविड्थ का। पर हम अब क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है
ये बताता है कि रेजोनेंस की क्वालिटी कैसी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस द क्वालिटी of resonance in a LCR सर्किट। अब ऑब्वियसली मैंने तो ये लिख दिया कि क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी बताता है रेजोनेंस की, पर आप इसे रिलेट कैसे करेंगे कि क्वालिटी मतलब क्या, ये क्या बता रहा है हमें, क्या कैसे महसूस होगा कि क्या बेहतर हुआ। तो बिल्कुल उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको 98.3 सुनना है और 98.3 पे आपको पता है एक रेडियो चैनल है जिसका मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप लोग कहेंगे प्रमोशन कर रहा हूँ मैं तो वहाँ पे जो है वो जो चैनल है, अगर मान लीजिए आप 98.35 लगाते हैं या 98.4 लगा देते हैं, तो आपको उस चैनल की आवाज़ तो सुनाई देगी, पर आपको नॉइसेस भी सुनाई देगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, है ना। तो वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो है वो बहुत कम हो गया। और जब आप एग्जैक्ट 98.30 लगा देंगे तो वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर बेस्ट है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी अगर आपको किसी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉइसेस आ रही हैं, नॉइसी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो आप क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा करके उसकी आवाज़ क्लियर कर सकते हैं। और आवाज़ अगर क्लियर हो रही है और एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है जैसा एफएम पे सुनाई देती है हमें, तो इसका मतलब है कि आपका जो एफएम पे रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और उस रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर हाई है। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो ये तो हमने बात करी क्वालिटी फैक्टर के मीनिंग की। अब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू और क्वालिटी फैक्टर पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है, तो डेफिनेशन की अगर बात करूं, तो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर मैं बोलूँगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो बच्चों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी फैक्टर सिर्फ रेजोनेंस पे डिफाइंड होता है, क्योंकि इस ये डिफाइंड ही रेजोनेंस पर है, ये चीज़ का अस्तित्व रेजोनेंस के अलावा है ही नहीं। तो इट इज ओनली डिफाइंड एट रेजोनेंस कंडीशन। क्वालिटी फैक्टर सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन पर ही डिफाइन होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात ये हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा आर, यानी मैंने जैसा भी लिखा कि रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ होती है 2 डेल्टा ओमेगा, यानी ओमेगा हाई माइनस ओमेगा लो। 2 डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा हाई माइनस ओमेगा लो, जो मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वालिटी फैक्टर का जो है फॉर्मूला है, पर एग्ज़ाम में जब ये क्वालिटी फैक्टर पे सवाल पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बैंडविड्थ नहीं पता होगी। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये यूजेबल हो जाए। तो हम अब थोड़ा सा एक डेरिवेशन करेंगे जिसको देख के आप डरिएगा मत, क्योंकि डेरिवेशन ऑब्वियसली
नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं है और कहीं और कैसे आएगा ही नहीं। तो डेरिवेशन से आप मत डरिएगा, पर मेरा काम यह है कि मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ और विद एनालिसिस बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि ओमेगा हाई को हम मान लेते हैं, लेट सपोज ओमेगा 2, और ओमेगा लो को हम मान लेते हैं ओमेगा 1। तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि ओमेगा 2 है ओमेगा रेजोनेंस प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 1 है ओमेगा रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू है। और हमें पता है कि z, अब हम ले लेते हैं कोई भी एक पॉइंट, लेट सपोज लेट एट पॉइंट बी, जो बी पॉइंट पहले वाला पॉइंट था उस पर ले लेते हैं। तो यानी बी पॉइंट पे ओमेगा जो है वो ओमेगा 1 है ना, लो फ्रीक्वेंसी है। तो बी पर z जो है वो √2r है, हमने ये बात करी थी अभी। तो z को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और उधर ये √2r है ही। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो XL है, अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा 2R स्क्वायर, और XL माइनस XC हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो हमको पता है कि अगर आप XL माइनस XC को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस R आएगा। और हमें पता है कि हमने जैसे बी पॉइंट पे बात करी है, तो बी पॉइंट पे हमें पता है कि डोमिनेट करता है कैपेसिटेंस, इसलिए XC XL से बड़ा होता है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इसे XC माइनस XL बराबर प्लस R भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये पता लगा लिया कि बी पॉइंट पे जो है वो बड़ा कौन है, बी पॉइंट पे बड़ा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो एक पहली बात हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप XC की वैल्यू लिखेंगे तो वो होती है 1/ओमेगा C, और ओमेगा की जगह आप लिखेंगे ओमेगा 1। ठीक है, और XL की जगह ओमेगा 1L, और ये हो गया R। और ओमेगा 1 को बच्चों आप लिख दोगे ओमेगा रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू C, माइनस इधर आप लिख दोगे ओमेगा रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू L बराबर R। ठीक है, तो ये दूसरी बात है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, L कॉमन ले लीजिए पूरे में से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये होगा 1/LC, और मैं ओमेगा R को भी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा R। ठीक है, माइनस वहाँ से मैं ओमेगा R को कॉमन ऊपर ले रहा हूँ, और यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा R, और मैंने L को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब ये आप देखिए कि यहाँ पे L बाहर आ गया, और 1/LC ओमेगा R का होल स्क्वायर होता है। और अगर मैं ऊपर ओमेगा R का होल स्क्वायर लिख दूंगा तो एक ओमेगा R नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा R भी कॉमन ले लेता हूँ बाहर। समझ गए आप? तो थोड़ा आप गौर से देखिएगा मैंने क्या किया कि 1/LC को लिख दिया ओमेगा R का होल स्क्वायर, और ओमेगा R के होल स्क्वायर से एक ओमेगा R उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये ओमेगा R जो एक एक बचा ऊपर वो कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, और इसको इस टर्म को ऊपर लाके बाइनोमियल थ्योरम लगाया, और बाइनोमियल थ्योरम में आप जानते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर n को आप, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि बाइनोमियल में होता क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को आप लिख सकते हो 1 प्लस nx। ठीक है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो आप बाइनोमियल लगा रहे हो और आप ऊपर ला करके इसको प्लस लिख दोगे, क्योंकि जो पावर है वो माइनस आएगी, तो माइनस पावर को नीचे उतार दिया। देखिए मैं समझ गया, आप, मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें कोई ऐसे खास कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसमें
जो मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ रही होगी बात समझ, तो होपफुली आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये 1 + Δ ω/ω माइनस 1 + Δ ω/ω इज इक्वल टू आर, 1 से 1 गया। और आप ये देखिए कि ω/r × L जो है ये बाहर और अंदर आ गया 2Δ ω/ω और वो हो गया r के बराबर। अब आप यहाँ से ω/r को कैंसिल कर दीजिए, 2Δ ω की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है r/L, तो यानी ये बैंडविड्थ आ गई r/L। और इस बैंडविड्थ को हम क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो होता है ω/r/2Δ ω। तो ω/r होता है 1/√LC और 2Δ ω नीचे आएगा तो ये r/L ऐसे आ गया, तो ये 1/r√L/C, ये वैल्यू आ गई क्वालिटी फैक्टर की। तो आप इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर को निकाल सकते हो। अब क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और होता है कि हम जानते हैं कि एट रेजोनेंस पर जो है VL और VC बराबर होते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो VL और VR का रेशियो होता है, और या फिर VC और VR का रेशियो होता है ना, एट रेजोनेंस, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं VC और VL रेजोनेंस पर। और इसको आप देख भी सकते हो कि VL होता है IXL और VR होता है IR, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा रेजोनेंस L/R, और 1/R और ये ऊपर L, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 1/R × L, और ओमेगा रेजोनेंस को 1/√LC। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो हो जाएगा 1/R√L/C। और ये बात आप उससे भी प्रूफ कर सकते हैं कि Q है VC/VR। VC को लिख दिया IXC, VR को लिख दिया IR, I से I कैंसिल, XC को लिख दिया 1/ω रेजोनेंस × C × R, और Q जो है उसको हम लिख देंगे 1/√LC और नीचे आ जाएगा CR, तो ये हो जाएगा 1/R√L/C। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसा दिखेगा। या तो आपको L, C और R की वैल्यूज दी हुई होगी और आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछा जाएगा, और ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा कि जिसमें आपको डायरेक्ट ω/r और Δ ω दिया होगा, बैंडविड्थ दी होगी और आपसे सीधा पूछ लेगा। ऐसा जेई में तो नहीं आएगा, हो सकता है शायद नहीं, आजकल तो नीट में भी नहीं आते ऐसे सवाल, तो इसलिए मैं कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि सर्किट ऐसा आया कि ये जो है ये सर्किट में यहाँ 3 वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, ये V3 है, ये V2 है और ये है V1, ठीक है बच्चों। और V जो है, जो सोर्स है उसका RMS वैल्यू जिसको हम V लिख देते हैं खाली, वो 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा आपको कि V1 जो है वो है 400 वोल्ट और V2 जो है वो भी 400 वोल्ट है, तो आपको बताना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो आप ये समझ जाइए कि क्वालिटी फैक्टर का आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्योंकि V1 V2 बराबर है, और देखिए V1 क्या है, V1 जो है वो इनफैक्ट ये V2 और V3 मैंने आपको बराबर दिए हुए हैं, ये V2 है और V3 है ना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि V2 जो है वो तो VC है और V3 जो है वो VL है, और क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो होगा VL/VR। अब देखिए अगर V2 और V3 बराबर है, यानी VC और VL बराबर है, और वो दोनों किसके बराबर हैं, वो दोनों बराबर है 400 वोल्ट के, तो ऑब्वियसली ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में एट रेजोनेंस
रेजोनेंस में V जो नेट होता है वो VR के बराबर होता है, और VR यहाँ पर मैंने V1 लिया है, तो जो V1 है यानी VR है वो आ गया 200 वोल्ट। तो क्वालिटी फैक्टर को आप लिखेंगे VL बाय VR या फिर VC बाय VR, जो कि हो जाएगा 400 बाय 200। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की आप वैल्यू बता देंगे 2। और ऑब्वियसली क्वालिटी फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होते। तो ये तो ऐसा सवाल आपको दिखेगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्राफ में सवाल कैसा आ सकता है, तो बच्चों ग्राफ में होता क्या है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो बताता है, जैसा मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस कितना अच्छा है। अब आप देखिए कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ, BW बैंडविड्थ। तो अगर बैंडविड्थ कम होगी, यानी अगर ये कर्व पतला होगा, है ना, और ऑब्वियसली इस कर्व की हाइट अच्छी होगी, हाइट अच्छी आई नहीं, आई नॉट ज़्यादा, यानी जो कर्व पतला है, नैरो है और थोड़ा ऊंचा है, उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, है ना। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ नैरोअर या नैरो एंड हाई कर्व is greater than quality factor of broader and low peak curve। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर ऑब्वियसली इस कर्व का ज़्यादा होगा, Q3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर Q2 होगा और फिर Q1 होगा। तो सबसे बेटर रेजोनेंस ये वाला कर्व बता रहा है। तो बच्चों ये था क्वालिटी फैक्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चोक कॉइल की। थैंक यू।